शिक्षा जगह से नहीं, पढ़ाने वाले शिक्षकों से मिलती है। इसलिए आपके अपने शहर में कोटा के यंग IITian के गाइडेंस में कराई जा रही है IIT मेडिकल और प्लस की तैयारी। स्कोर हाई अनाउंसेस फ्रेश बैच फॉर IIT और मेडिकल की तैयारी के लिए अब बाहर क्यों जाना, जब आपके शहर में ही कोटा के यंग IITians के गाइडेंस में कराई जा रही हो पूरी तैयारी। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। आज हम लोग चलते हैं तो बात करते हैं आज के आपका जो सेल्फ पोलिनेशन है और आपका क्रॉस पोलिनेशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने बताया था कि आपको सेल्फ पोलिनेशन के बारे में पूरे अच्छी तरह से हम लोग पढ़ लिए और आपको क्रॉस जो पोलिनेशन उसके बारे में पढ़े थे। हम आज बात करेंगे सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन क्या है। तो सेल्फ पोलिनेशन के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद क्रॉस पोलिनेशन के बारे में देख लेते हैं। क्रॉस पोलिनेशन के बारे में हम आपको बहुत चर्चा किए, 100 परागण के बारे में, पर परागण के बारे में बहुत चर्चा किए थे। हमने जो सेल्फ पोलिनेशन आपको बताए थे तो उस तरह से क्या था आपका सेल्फ पोलिनेशन के बारे में जब हम लोग 100 परागण पढ़ते थे तो उसमें आपको लक्षण बताए थे, उसके बाद आपको उसके हानियां बताए थे, लाभ बताए थे, ऐसे कई सारे उसका गुण भी पूरा अच्छी तरह से बता दिए। फिर इसके बाद बात करते हैं क्रॉस पोलिनेशन जो था आपका पर परागण था। यहाँ पर आपको देखिए सभी देश से बता दें इस तरह से था आपका, तो यहाँ से पूरी अच्छी तरह से हम उसके बारे में लक्षण, गुण इत्यादि, कहाँ पर इसके प्रयोग होता है, उसे हानि क्या है, सब चीज हमने उसको पूरे एक्सप्लेन करी है। लेकिन हम बात करते हैं कि जब दोनों पर उसके बीच अंतर देख लेते हैं तो 2, 4, 5 अंतर भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ से बात करते हैं कि जो आपका 100 परागण है और पर परागण है इसके बीच हम लोग अंतर देखेंगे, यानी सेल्फ पोलिनेशन और आपका क्रॉस पोलिनेशन के बीच हम लोग अंतर देखेंगे। तो यहाँ सिंपल रहता है कि 100 परागण और पर परागण जो है क्या है। तो आपको सिंपल सा यहाँ बताना है, आपको यहाँ पर सिंपल सा बताना है कि इसमें किसी बाह्य साधन की जरूरत नहीं होती। किसकी साधन नहीं होती है? तो बाह्य साधन की जरूरत इसमें नहीं होती। 100 परागण जो होती है बाहर की कोई भी साधन की जरूरत इसको नहीं होती है। तो यहाँ से आपको बताना है कि 100 परागण जो होते हैं सेल्फ पोलिनेशन, इसमें आपका किसी बाह्य साधन की जरूरत नहीं होती। आपको सिंपल इसे बता देना है। ऐसे आप अगर अच्छी तरह से आपको सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन पढ़े होंगे अच्छे से, लक्षणों में सारे चीज पढ़े तो आपको 100% याद होगा, 50 आप बता सकते हैं अंदर इसके बीच में। लेकिन जो अगर अच्छा से नहीं पढ़ा ये याद नहीं होगा तो हमने सिंपल आपको बनाया है कि ऐसा आप याद कर सकते हो, उसमें काट के हम अलग अलग से करके इसको बनाए हैं। तो यहाँ से आपको आता है कि इसमें किसी बाह्य साधन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसमें आपको बताया कि इसमें बाह्य साधन की जरूरत होती है, इसमें बाहर के साधन की जरूरत होती है। इसलिए क्रॉस पोलिनेशन है आपका, क्रॉस पोलिनेशन में आपको बाहर की साधन होती है यानी पर परागण इसको जरूरत होती है, लेकिन आपको सेल्फ पोलिनेशन में नहीं होती है। इसमें आता है 2 नंबर में आपको, इसमें कोई प्रजाति या जाति नहीं विकसित होती है। इसमें कोई भी प्रजाति होती है या जाति होती है वो विकसित नहीं होती है, लेकिन इसमें इसका उपयोग नई जाति प्रजाति के विकास में किया जाता है। इसमें आपका जो नई जाति होती है, प्रजाति होती है, इसका विकास में आपको किया जाता है। इसमें बात करते हैं आपको 3 नंबर में जो 100 परागण है आपका, तो पौधे अनंतर होते हैं, पौधे अंतरलैंगिक या द्विलिंगी होते हैं। जो पौधे होते हैं वो आपका लैंगिक और द्विलिंगी होते हैं, लेकिन पुष्प एक लिंगी होते हैं। किसमें? आपका पर परागण में, जो आपको क्रॉस पोलिनेशन होता है तो इसमें जो आपका आता है पुष्प एक लिंगी होते हैं, और इसमें जो होते हैं आपका अंतरलैंगिक और द्विलिंगी होते हैं। इसको बात करते हैं आपका 100 परागण में 4 परागकोश और वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व होते हैं। ये जो होते हैं आपको 100 परागण में परागकोश होते हैं और वर्तिकाग्र होते हैं, तो क्या होते हैं आपका एक साथ, इसमें एक साथ क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं। लेकिन इसमें बात आपको करते हैं, यहाँ पर इसमें बात करते हैं, इसमें अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। जो आपको परिपक्व होते हैं इसमें आपका अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। बात करते हैं यहाँ पर आपको 5 में, इसमें जो होता है 100 परागण बर्बादी कम होती है। 100 परागण की जो होती है बर्बादी कम होती है, लेकिन पर परागण की अगर बात करते हैं तो अधिक बर्बादी होती है। यहाँ पर आपको जो 100 परागण होता है सेल्फ पोलिनेशन होता है, इसमें उसका बर्बादी कम होती है जो 100 परागण का होता है, लेकिन पर परागण का अधिक बर्बादी होती है। इसके बाद यहाँ पर 6 में बात करते हैं कि नए लक्षण उत्पन्न नहीं होते। यहाँ पर क्या होते हैं? नए लक्षण आपको उत्पन्न नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है? नए लक्षण आपको उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से आपको बता रहा है कि यहाँ पर नए लक्षण क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं, इसमें नए लक्षण आपको उत्पन्न नहीं होते हैं। तो 100 परागण बता दिए कि नए लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं, अपर परागण में नए लक्षण आपको उत्पन्न होते हैं। ऐसे आपको 4, 5, 10 तरीके आएगा तो आप और भी बता सकते हैं। इस तरह से आपको 5-5 लिखना होगा। बताए थे कि अंतर स्पष्ट करने के आएगा तो आपको 3-3 लिखिएगा, उससे आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर छोटा छोटा लिखते हैं तो 5 से 7 आपको लिखना पड़ेगा। 10 लिखिए, 20 भी लिखिए, आपको जितना अगर लगता है लिखने के लिए वो आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ऐसे आपको जो है 60 शब्दों में लिखिए, 50 शब्दों में लिखिए, 200 शब्दों में लिखिए, 260 शब्दों में लिखिए, 300 शब्दों में लिखिए, वो सब अलग क्वेश्चन है। आपको जो बताएंगे लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको बताएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो सब अलग है। लेकिन अंतर स्पष्ट करने के लिए आपको किस तरह से लिखना है, आप 5 अंतर डालिए, 6 अंतर डालिए, आपको जितना याद है। लेकिन ध्यान रखिए ये अपनी भाषा में होना चाहिए, कोई भी भाषा आपको किताब से नहीं होनी चाहिए। किताब की भाषा आप अलग से पढ़ लीजिए,
टर्मिनोलॉजी और उस तरीके से अपनी भाषा में उसको बना के लिखिए। आप तो अपने राइटिंग में लिख भी करते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको भाषा इस तरह से लिखिए जो एग्जामिनर को अच्छा लगे और किसी को देखने में लगे कि हाँ बढ़िया से लिखे। भाषा का साथ आपको ध्यान देना है कि जो आपको शब्द लिखते हैं, शब्द के जो आप उत्पत्ति करते हैं उसको भी आप सही से होना चाहिए, हर्षा दीर्घ इत्यादि पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके से आपको स्वपरागन और परपरागन समझ में, ये आपका स्वपरागन और परपरागन। यहाँ से आपको निषेचन याद आपका, इसके बाद निषेचन पढ़ेंगे। निषेचन इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन। अब बात करते हैं निषेचन का। यहाँ से जो निषेचन होता है आप सिंपल यहाँ से लिख सकते हैं निषेचन। जो निषेचन होता है यहाँ से बात करते हैं निषेचन की, तो जो निषेचन आपका हो गया इसमें क्या होता है, नर जो नर होते हैं और मादा होते हैं। नर मादा के जो आपका देखिएगा नर मादा के युग्मक, नर मादा के युग्मक के संयोजन के, या लिख सकते हैं आप सिंपल यहाँ बता सकते हैं नर मादा के संयोजन। सिंपल आप लिखिए आसान भाषा में, आपको जैसा आपको लिखना था उस तरह से आप लिख सकते हैं नर मादा के संयोजन। यहाँ लिख सकते हैं नर मादा के संयोजन को, नर मादा के संयोजन को क्या कहते हैं, आपको निषेचन कहते हैं। आप यहाँ बोल सकते हैं निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं आपको, निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं, क्या कहते हैं, तो निषेचन नर और मादा, जो नर और मादा होते हैं, नर और मादा, तो नर हो गया मादा हो गया, तो नर मादा के संयोजन को क्या कहते हैं हम लोग, निषेचन कहते हैं। तो यहाँ बात करेंगे नर और मादा के संयोजन क्या कहते हैं हम लोग, निषेचन कहते हैं। अगर इसको बात करें कि नर और मादा की जो आपका निषेचन होता है, तो इस तरह से बता सकते हैं इसमें कि जो नर मादा के निषेचन होता है आप अच्छी तरह से इसको बता सकते हैं। किस तरह से बताइएगा, तो सिंपली आपको वहां पर ध्यान देना है कि जो निषेचन होती है वो संगत नर मादा के होता है, ठीक है। बीज धारण करने वाले जो पौधे होते हैं उसमें निषेचन जो साइकोगेमियों भी होता है ना, उससे होता है। तो हम लोग इसको बोल रहे हैं कि बीज धारण करने वाले जो पौधे में निषेचन होते हैं वो क्या होते हैं आपको, तो साइकोनोगेमी होते हैं। उसे साइकोनोगेमी भी आप कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए नर युग्मक जो होते हैं मादा युग्मक के पास पराग नली द्वारा लाया जाता है, और साइकोनोगेमी की जो खोज किया था वो सबसे पहले आपको कौन था, तो स्ट्रासबर्गर ने था, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो था साइकोनोगेमी की खोज किए थे वो कौन था, आपको सिंपली बताना है कि आपको स्ट्रासबर्गर ने था। कब किए थे, 1884 में किए थे। तो आप इसको बता दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करते हैं कि आपको जो था निषेचन होता है, निषेचन के बारे में तो बता देंगे लेकिन फिर भी हम इसलिए बताएं कि परागकण जो वर्तिका का अंकुरन होता है और जो अंडविकारी होते हैं, या फिर आपको देखिएगा जो दिमागी प्रवेश होता है, फिर आपको कौल्दे में प्रवेश होता है, फिर पराग नली का भ्रूणकोश प्रवेश होता है। ये भी हम लोग डिटेल बात करते हैं तो जल्दी निषेचन आ जाता है, टाइट निषेचन आ जाता है, जो आदि तरह पढ़े तो ऐसे कुछ निषेचन में आपको आएगा। फिर आपको तीन निषेचन का महत्व आता है, निषेचन आपको आता है, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा तो क्या बनेगा। तो सिंपल आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो आपके परागकण को वर्तिका के पास संकरण होता है, जो इस तरह का आपका पिक्चर होता है, और आप बता सकते हैं इसमें कि वर्तिकाग्र पर अत्यधिक संख्या में पराग आते हैं, जो परागकण होते आते हैं, और परागकण वर्तिकाग्र पर उपस्थित, वर्तिकाग्र जो है उपस्थित जो शब्दजात पदार्थ होते हैं सक्रिय पदार्थ में क्या होते हैं, अवशोषित कर वो फूल जाते हैं, और फूली हुई जो कोशिका होती है किसी जनन छिद्र से पराग नली के रूप में बाहर आ जाती है, और पराग नली केवल अंतःचोल से घिरी होती है, जो जनकोशा विभाजित होकर नर युग्मक बनाती है। यदि यह पहले से विभाजित हो तो कुछ अलग तरीका से दिखती है आपको। जैसे पराग नली द्वारा बनाया गया, अगर मार्ग की बात करते तो देखिए इस तरह से आपको मार्ग होता है। आपको बताते हैं इस मार्ग में पराग नली अध्यावरण अस्पियर ऐसा होता है। तो आपको सिंपल अगर बात इसके सबके बारे में बताना होगा तो आप इसको बता सकते हैं कि पराग नली में दो नर युग्मक, एक नष्ट होता है, नष्ट होता हुआ नली के केंद्र तथा कुछ कोशिका द्रव होता है। आपको पराग नली वर्तिकाग्र और वर्तिकाग्र में रास्ता बनाने के लिए जो पेक्टिनेज होता है, पेक्टिनेज एवं अन्य जलपाचक बीकर स्रावित करती है। वर्तिका की कुछ विशेष कोशिकाएं से पोषण प्राप्त करती है, जैसे प्रसारक एवं वाहक उत्तक वर्तिकाग्र तक पराग नली में रास्ता कुछ रसायन जैसे आपको कैल्शियम, बोराइन, आपका ये जो इनोस्टियल होता है, इनोस्टाइल बोलते हैं उसको, शुगर कॉम्प्लेक्स से बढ़ती है, सांद्रता निर्धारित करती है। इस तरीके से आपको क्या होता है कि पराग नली के वर्तिकाग्र का अंकुरन होता है। आप पराग नली के आपको जो मार्ग भी उसको बता सकते हैं। ऐसे इस तरह से आपको पिक्चर में आपको दिखाया गया जो नर युग्मक होते हैं, तो आपको किस तरह से ऐसे किया जाता है। ध्रुवीय केंद्रक नर युग्मक होता है, मध्य कोशम होता है, किस तरह से होता है। अगर बात करते हैं कि अंडधारी में प्रवेश करते हैं तो आप इसको बता सकते हैं कि अंडधारी जो प्रवेश होता है इसे पराग नली बीज जो बीज द्वार होता है
तो बीजांड द्वार में के अंदर प्रवेश करती है। आपको सिंपल बताना है कि पराग नली जो होती है बीजांड द्वार के अंदर प्रवेश करती है और आवृत बीजी पौधों में प्रवेश से प्रचलित होती है। जैसे लीली आप बता सकते हैं, निभागी प्रवेश होता है, यह पर आपको होता है जो पराग नली विभाग होता है, ये रास्ते से घुसती है। और आपको जो बेटुला होते हैं, बेटुला में केजुलिना बोलते हैं उसको, या फिर आपको बालट बोलते हैं, उसमें प्रवेश करती है। इसके बाद आपको जो आता है कोलदुम भेद प्रवेश बोलते हैं। आपको कोलोदम भेद प्रवेश में होता क्या है, देखिए उसमें पराग नली बीजांड में आधावरण को तोड़कर प्रवेश करती है। कुकुर जो बीटा होते हैं, कुकुर बीटा और पपुलस होते हैं, उसके अंदर ये रास्ता बना रहते हैं। तो इस तरीका से आपको हम लोग पढ़ेंगे, जो अपनाएगा मार्ग होता है वैसे आपको इस तरह से होता है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं यहाँ से कि जो आपका पराग नली का भ्रूण कोश में प्रवेश है, तो उसमें क्या होता है कि बीजांड में जो होता है, बीजांड में घुसने के उपरांत पराग नली में सहायक कोशिका अपने जो स्राव होता है उसके द्वारा भ्रूण कोश में बीजांड द्वार वाले भाग की तरफ आकर्षित करते हैं। पराग नली किसी एक सहायक कोशिका प्रवेश करती है। पराग नली में जो होता है अग्र भाग से पूरा नीचे एक छिद्र बन जाता है। उसमें देखिएगा एक छिद्र बन जाता है जो पोर बोलते हैं उसको, जिससे पराग नली में पाए जाने वाले सारे पदार्थ बाहर आते हैं। नर युग्मक का जो स्पर्श कोशिका होता है वो क्रियाशील होते हैं, जो जननिक कायिक से संबंधित होते हैं, निषेचन क्रिया संपर्क करते हैं। और बात करते हैं कि जननिक निषेचन जो होते हैं वो आपने किस तरह से, तो जननिक निषेचन जो आपको दिखाई देगा है, तो जननिक निषेचन में देखिए होता क्या है, तो वहाँ से दो नर युग्मक में से एक नर युग्मक अंडे से संयोजित होकर द्विगुणित युग्मनज बनाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्त निषेचन भी बोलते हैं, तो उसे आप सप्त निषेचन बोल सकते हैं। अनिषेचन अंडक का जो होता है प्लाज्मोड स्पर्श होता है वो टूट जाता है और अंड बीजाणु जो होता है वो वृद्धि आरंभ करता है, इस तरह से आपको भ्रूण बनाता है। तो जननिक निषेचन ऐसा वो कार्य करता है। लेकिन कायिक निषेचन की अगर बात करते हैं तो इसमें दूसरा जो नर युग्मक होता है वो दोनों अगुणित ध्रुवीय केंद्र से मध्य कोशिका के द्वितीयक तक जाता है, जो द्विगुणित आपका द्वितीयक केंद्रक होता है उसके तक जाता है, लेकिन उसे संयोजित होकर द्विगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश के केंद्रक का निर्माण करता है। और इस क्रिया के जो त्रिसमयनक होता है वो आप उसको बोल सकते हैं, त्रिसमयनक भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 केंद्रक होता है, आप ऐसे बता सकते हैं 3 केंद्रक होता है, इसलिए हम लोग 3 केंद्रक के संयोजन भी उसे बोलते हैं। तो 3 केंद्रक संयोजन हो गया तो आपको त्रिसंयोजक केंद्र के जो आपको प्राथमिक भ्रूण कोशिका होता है उसमें परिवर्तन होता है और बाद में पोषण की वृद्धि करने के बाद भ्रूण कोश उसको हम लोग कहते हैं। तो कायिक निषेचन में आपको इस तरह से किया जाता है। अब बात कर लेते हैं अगर द्विनिषेचन की बात करते हैं, तो द्विनिषेचन में भी आपको पराग नली द्वारा लाए गए जो दोनों नर युग्मक होते हैं, तो मादा युग्मक के दो अलग जो होते हैं, अलग अलग संरचना नहीं होता है, अलग अलग जो संरचना होता है उसमें, तो अंडक एवं द्विगुणित द्वितीय केंद्रक में संयोजित हो जाते हैं। यानी आपको सिंपल बताना है द्विनिषेचन में कि जो पराग नली होता है उसके द्वारा लाए गए जो युग्मक होता है, मादा युग्मक को अलग अलग संरचनाओं में जो अंडक होता है द्विगुणित होता है उसको द्वितीय केंद्रक संयोजन में रखा जाता है। तो इस संयोजन के उपरांत 2 अलग अलग संरचनाएं बनती है। तो अंडक जो बनता है आपका द्वितीय केंद्र बनता है, प्राथमिक भ्रूण कोशिका का निर्माण करती है। और द्विनिषेचन की जो खोज सबसे पहले किया था आपको बता दें, सबसे पहले नवाश्चिन ने किया था। नवाश्चिन ने कब किया था, तो आपको सिंपल बता देना है कि 1898 में किया था। और फ्रीडेरिया लिलियम और गियोनार्ड 1899 में किया था। ऐसे करके कई सारे वैज्ञानिक ने इस पर खोज किया था। जैसे आपको उसमें कुछ कुल रूप में पाया गया था कि आवृत बीज होते हैं, फिर द्विनिषेचन कैसे करता है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे उसमें क्वेश्चन पाया गया था। तो ये सारे चीज़ द्विनिषेचन की खोज किया था। तो आपको द्विनिषेचन बता दीजिएगा कि पराग नली के द्वारा लाए जाते हैं नर युग्मक, मादा युग्मक के जो अलग अलग संरचना होती है वही आपका द्वितीय केंद्रक में ही संयोजन में रखा जाता है। तो इसी को क्या संरचना अलग अलग बनाती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो युग्मनज और द्वितीय प्राथमिक से भ्रूण कोश का जो निर्माण करते हैं वही आपका द्विनिषेचन होता है। द्विनिषेचन का अगर महत्व भी आएगा तो आराम से लिख सकते हैं। बताइए कि इसके द्वारा नर जनक होते हैं, उसके लक्षण भ्रूण कोश में पाए जाते हैं। भ्रूण कोश में पाए जाते हैं जो भोजन संग्रह में उपयोग होती है। आप 1-2 नंबर ऐसे करके भी लिख सकते हैं। या उसके बाद बताया कि भ्रूण कोश का जो निर्माण होता है सुरक्षित होता है, ऐसे करके नंबर भी आप डाल सकते हैं। इसका निर्माण जो होता है भ्रूण कोश निर्माण के प्रारंभ होने के बाद शुरू हो जाता है। और कायिक निषेचन जो होता है वो त्रिसंयोजन भ्रूण कोश के बाद वृद्धि निर्माण करता है और उद्दीपन प्रदान करता है, ऐसा आप बता सकते हैं। अगर आता है कि निषेचन के पश्चात बदलाव क्या होता है, तो सबसे यहाँ पर जरूरी क्वेश्चन क्या होता है कि निषेचन के बाद जो बदलाव होता है वो क्या चीज़ होता है। तो आप सिंपल बताइए कि निषेचन के बाद जो बदलाव होता है वो निषेचन के उपरांत, निषेचन के जो उपरांत होता है पुष्प के जो रंग होते हैं वो धूमिल होने लगते हैं और जो बादल होते हैं वो वर्तिका से नष्ट होकर क्या होते हैं, आपका वर्तिका से नष्ट हो जाते हैं और नष्ट होकर गिर जाते हैं। इस दौरान आपका इथिलीन की मात्रा बढ़ जाती है और साथ ही शोषण भी तेजी हो जाती है। जो शोषण भी होता है तेज हो जाता है। कुछ पुष्प में जो बादल नहीं गिरते हैं इनकी आपका चिरस्थायी जो बादल होते हैं उसे चिरस्थायी बादल कहते हैं। जैसे आपको सोलेनम होता है, आपको पेटनिया होता है, टमाटर होते हैं, फाइट ऐसे बहुत सारे होते हैं, डिलेरिया भी बोल दिए। तो बादल के साथ जो होता है साथ वृद्धि करते हैं, इनको आपका एंग्रीसेंट बादल भी कहते हैं।
तो निषेचन के उपरांत जो होता है बदलाव भ्रूण कोष के निर्माण और भ्रूण कोष के बीच फल का निर्माण होता है। ऐसा बता सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन कि आपको भ्रूण कोष का निर्माण कैसे होता है। तो सिंपल आप बता दीजिए भ्रूण कोष का निर्माण कैसे होता है। भ्रूण कोष एक पोषक ऊतक है। यह आपका जो